यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों से ये जरूर सुना होगा कि सीटेट जैसे परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो उसके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा कर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीटेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने से फायदा ये है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछने के मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसकी क्या शब्दावलियां होती हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बैच। और ये बैच अगर आप देखते हैं तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और आज अगर आप देखते हैं तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी कराने वाला हूं। ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्लास को पूरी देखिएगा और निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। इसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे चैनल को स्किप कर देते हैं और बाद में जब हम ढूंढते हैं तो वो चैनल हमें नहीं मिल पाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर और इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए, प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि कथन कथन 1, 2 और 3 एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करता है। मतलब 3 कथन दिए गए हैं। इन अगर देखते हैं तो 3 कथनों में या इन 3 जो कथन है साथियों, ये क्या कर रहे हैं, एक ग्रह की विशेषताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उस ग्रह के बारे में आप लोगों को क्या करना है, पहचान करना है। बताइएगा। देखिए, सबसे पहले कथन में कहा गया है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। दूसरा कथन कहता है कि आकार में यह 5वां ग्रह है। और तीसरा कहता है यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। साथियों, बताइए एक कौन से ग्रह की विशेषता बता रहा है साथियों। पहला ऑप्शन कहता है मंगल ग्रह की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है बुध ग्रह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है शुक्र और चौथा ऑप्शन कहता है साथियों पृथ्वी। आप सभी लोग बताइए आखिर एक कौन, ये जो विशेषता आपको देखने मिल रही है इनमें से कौन सा उपग्रह है जो इस तरह की विशेषता रखता है। साथियों, जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह को क्या कहा गया है, लाल ग्रह कहा गया। क्या कहा गया साथियों, लाल ग्रह कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह को क्या कहा गया साथियों, तो लाल ग्रह कहा गया है। बुध की बात करते हैं तो बुध जो है पूरे सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध की बात करते हैं साथियों, बुध की विशेषता क्या है, यह सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात करते हैं, इसके पास किसी भी तरह के कोई वायुमंडल नहीं है। इसके पास किसी भी तरह के कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात कह सकते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी पर अगर आप देखते हैं तो वायुमंडल है, अर्थात बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, CO2 गैस की बात करते हैं, ऑर्गन गैस की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं हमारे पृथ्वी पर, अर्थात कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल स्थित है साथियों। लेकिन बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह पर अगर आप देखते हैं तो किसी भी तरह के कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है साथियों। और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो बुध ग्रह पर अगर आप देखेंगे तो दिन में इतना ज्यादा गर्मी पड़ती है कि अगर कोई व्यक्ति बुध ग्रह पर जाता है तो समझ लीजिए वो जल जाएगा, उसे ज्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और अगर आप देखते हैं तो बुध ग्रह पर रात में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बुध ग्रह इतना ठंडा हो जाता है कि कोई व्यक्ति यदि वहां पहुंचता है तो वो बर्फ बन जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की विशेषता क्या है साथियों, तो शुक्र ग्रह की विशेषता ये है साथियों, अगर आप देखते हैं तो इसे क्या कहा गया है, चमकीला ग्रह कहा गया। क्या कहा गया साथियों, इसे चमकीला ग्रह भी कहा गया है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसे सांझ का तारा कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे सांझ का तारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा गया है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया। क्या कहा गया साथियों, तो इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया है। तो इसे क्या कहा गया, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया है। इस बात को भी याद रखिएगा,
क्योंकि जिस तरह के आकार की बात करते हैं, जिस तरह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी का है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं साथियों तो हमारे शुक्र ग्रह का भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो बुध की बात, पृथ्वी की बात करते हैं साथियों, तो पृथ्वी है हमारा आंसर। कैसे है, अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा साथियों, सूर्य आएगा। सूर्य के बाद अगर आप देखते हैं तो कौन आएगा, कौन सा ग्रह आएगा, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आएगा साथियों, तो बुध आएगा। बुध के बाद अगर आप देखते हैं तो शुक्र ग्रह आएगा। कौन सा ग्रह आएगा, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। और उसके बाद शुक्र के बाद अगर आप देखते हैं तो कौन सा ग्रह आता है साथियों, पृथ्वी ग्रह आता है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सूर्य की दूरी के हिसाब से देखते हैं तो तीसरे नंबर के हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में ही ऐसी विशेषता मिल रही है साथियों। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं बुध की बात करते हैं, बुध क्यों नहीं हो सकता है साथियों, तो बुध इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सूर्य के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहले नंबर पर है। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बुध किस लिए नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्यों नहीं हो सकता है साथियों, तो शुक्र अगर आप देखते हैं तो दूसरे नंबर पर है साथियों, इसलिए शुक्र नहीं हो सकता है। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल जो है पृथ्वी के बाद आएगा साथियों, मंगल आएगा। तो मंगल जो है चौथे नंबर पर है। मंगल जो है साथियों चौथे नंबर पर है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तो मंगल भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है साथियों, तो हमारी पृथ्वी आ रही है। तो हम तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आ रहा है साथियों, हमारी पृथ्वी आ रही है। अच्छा, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है साथियों, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो आकार में भी यह पांचवा ग्रह है। यानी कि अगर आप देखते हैं तो आकार में भी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी है साथियों। तो पांचवें नंबर की बात करते हैं, तो पांचवें नंबर पर। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया हमें ये बता दीजिए कि 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग बृहस्पति के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बुध ग्रह के बारे में साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो ए हमारा एक ध्रुव ए है, दूसरा ध्रुव हमारा ए है साथियों। ठीक है, एक ध्रुव ए है साथियों और दूसरा ध्रुव ए है। और इस ध्रुव पर अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी चपटी हुई है साथियों। और इस प्रश्न के अनुसार अगर आप देखते हैं तो ऐसी विशेषताएं कौन रख रहा है, तो हमारी पृथ्वी रख रही है। चलिए यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे हमें ग्रहों को याद रखना चाहिए। आइए हम जान लेते हैं कि ग्रहों को हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हमें ग्रहों को याद रखना है। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जिन्हें ग्रहों को याद करने के बारे में ट्रिक नहीं पता होता। बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊंगा। आप लोगों को संडे मंडे तो आता ही होगा महोदय, क्या संडे मंडे आता है, अर्थात कह सकते हैं दिनों के नाम आता है कि नहीं। अगर आता है तो आपको अपने दिन की शुरुआत करना है कहां से, बुध से शुरुआत करना है, बुधवार से। सबसे पहला दिन आपका कौन सा होना चाहिए साथियों, तो बुधवार होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन एक ग्रह मान लेना है। वो हमारा कौन सा ग्रह हो जाता है, बुध की बात करते हैं। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है साथियों, बृहस्पतिवार आता है। तो आपको क्या करना है, एक दिन लेना है और एक दिन छोड़ देना, फिर उसके बाद एक दिन लेना है साथियों। तो जैसे कि आपने बुधवार को बुधवार वाला दिन ले लिया, उसके बाद बृहस्पतिवार आएगा तो बृहस्पतिवार को आप क्या कर देना है, छोड़ देना है आपको। तो अगला दिन आपको कौन सा लेना है साथियों, तो शुक्रवार को लेना है। और शुक्रवार यदि आप लेते हैं तो एक ग्रह हमारा हो जाता है शुक्र की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फिर शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है साथियों, शनिवार आता है। तो शनिवार आपको छोड़ देना है और अगला दिन कौन सा आता है साथियों, रविवार आता है। ठीक है, तो रविवार को आपको क्या करना है, ले लेना है साथियों। और जिस दिन रविवार होगा ना, उस दिन को आप हमारी पृथ्वी को मान लेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी पर क्या है, रविवार को ही छुट्टी होती है ना। आप देखते हैं हमारी पृथ्वी क्या, हमारे भारत की बात करते हैं और अलग अलग देशों में हो सकता है कोई और दिन हो। तो हमारे भारत में अगर आप देखते हैं तो रविवार के दिन ही क्या होता है साथियों, छुट्टी होता है। अब रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। तो सोमवार को स्किप कर देना है। कौन सा दिन लेना है आपको, मंगलवार को लेना है। कौन सा दिन लेना है साथियों, तो मंगलवार को लेना है। और मंगल हमारा एक ग्रह हो जाता है।
तो मंगल हमारा एक ग्रह हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। तो बुध आपको छोड़ देना है, कौन सा दिन लेना है, तो बृहस्पतिवार लेना है। कौन सा दिन लेना है, तो बृहस्पतिवार की बात करते हैं। और बृहस्पतिवार जब आप लेंगे तो बृहस्पति हमारा एक ग्रह हो जाता है साथियों, ठीक है, जो कि आप जानते ही हैं। बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा साथियों, शुक्रवार आएगा। शुक्रवार को छोड़ देना है और आपको कौन सा दिन लेना है साथियों, शनिवार लेना है। कौन सा दिन लेना है, शनिवार लेना है। एक मिनट, तो आपको लेना है शनिवार। और शनि की बात करते हैं तो शनि हमारा एक ग्रह है साथियों, एक इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं तो अरुण और वरुण दो हमारे भाई हैं भैया, इनको भी ले लेते हैं। ए हैं हमारे 8 ग्रह, ए हैं हमारे 8 ग्रह साथियों। पहले नंबर पर बुध हो गया, दूसरे नंबर पर शुक्र हो गया और तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी हो गई। और आप सभी लोग देखिए कि इस क्वेश्चन के अनुसार, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखते हैं तो पहले जो हमारे सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी किस नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चौथे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो मंगल ग्रह आ जाता है साथियों। और पांचवें नंबर की बात करते हैं साथियों तो मतलब बृहस्पति ग्रह आ जाता है। और उसके बाद छठे नंबर पर शनि ग्रह आ जाता है साथियों। और उसके बाद सातवें नंबर पर अरुण ग्रह। और आठवें की बात करते हैं साथियों, वरुण ग्रह की बात करते हैं। देखिए मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कराया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना है। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं, समझते नहीं है, जिसकी वजह से क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा भैया ऐसे प्रश्न में कुछ कहीं ना कहीं हमने जो पढ़ा हुआ है किसी मतलब ग्रह के बारे में या जैसा भी हो, उसके बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं क्लिक होने लगेगा। जैसे कि बात करते हैं, ज्यादातर मुझे ये चीजें याद था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पृथ्वी को देख लिया साथियों और इसकी वजह से मैंने पृथ्वी को सही कर दिया, ठीक है। बाकी अगर आप देखते हैं तो बाकी ग्रहों में ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने देखा सीक्वेंस के आधार पर, आप देखिए सीक्वेंस के आधार पर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, सीक्वेंस के आधार पर हमारी पृथ्वी है तीसरे नंबर पर साथियों। तो इसलिए हमने क्या किया, पृथ्वी को एक तरह से लगा दिया, भले ही इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा, आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक प्रश्न सही हो, मतलब 4 विकल्प में से एक विकल्प सही हो रहा है और 3 विकल्प क्यों सही नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि हर एक विकल्प की क्या थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे मंगल ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाए साथियों। बुध ग्रह की बात करते हैं, जो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और इसके पास वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी विशेषता स्टार्टिंग में कि इसे चमकीला ग्रह कहा गया, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा गया, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा गया साथियों। और पृथ्वी की ये 3 विशेषताएं है ही। और चौथी विशेषता कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर है। पांचवी विशेषता आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की बात करते हैं जहां पर जीवन संभव है साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। और ये प्रश्न थोड़ा से और भी ज्यादा कठिन होगा। थोड़ा पहला वाला तो सरल ही था कहीं ना कहीं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा से ज्यादा कठिन होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई छात्र पूरी कहानी को समझेगा तो उसके लिए ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों, मतलब भारत सरकार के जितने भी ऑफिस हैं साथियों, उनके खुलने का समय जो है 9 बजे पूर्वाह्न, अर्थात कह सकते हैं 9 बजे, मतलब 9 AM पर खुलते हैं, ठीक है, जो कि भारतीय मानक समय के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं IST। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। जैसे हर देश की एक मानक समय रेखा होती है साथियों, वैसे ही भारत की बात करते हैं तो भारत के पास भी एक मानक समय रेखा या एक मानक समय है साथियों, जो कि 82.5 डिग्री से आप जानते हैं गुजरती है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं गांधीनगर के नजदीक अगर आप देखते हैं तो 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर एक कार्यालय है साथियों केंद्र सरकार का। और पटना के पास अगर आप देखते हैं तो 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक दूसरा कार्यालय है साथियों। तो इन दोनों कार्यालयों को खुलने का क्या समय होगा साथियों, आप लोगों को ये बताना है इन 4 विकल्पों में से।
देखिए अब ऐसे प्रश्न को हर कोई नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसे प्रश्न को हर कोई नहीं कर पाएगा। वही छात्र कर पाएगा जिसे अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से पता होगा, अर्थात अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होगा। वैसे यहाँ अक्षांश की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी कोई छात्र इस तरह के प्रश्न को कर पाएगा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो जिससे देशांतर रेखा का, यहाँ पर तो देशांतर रेखा का ही पूरा तो पूरा योगदान है, लेकिन थोड़ा से अक्षांश रेखाओं के बारे में भी बता दूंगा, तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए माना कि ए है हमारी पृथ्वी साथियों, ए है हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में समझाने चल रहा हूं, समझिएगा। देखिए ए है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी को पर हमने क्या किया, दो बराबर भागों में एक लाइन खींच दिया, मतलब अपनी पृथ्वी पर दो बराबर भागों में हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया साथियों। उस लाइन को क्या कहा जा रहा है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जा रहा है। इसी लाइन को अगर आप देखते हैं तो इसी लाइन को कहा जाता है विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा क्यों, रेखा तो कहा नहीं जाता, विषुवत वृत्त क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए जैसे अगर आप पृथ्वी पर या किसी बॉल पर, आपसे मैं कहूंगा कि बॉल को आप बीचों बीच काटिए या उस पर लाइन खींचिए, तो आप ऐसे खींचेंगे ना। वैसे हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा गई है बीचों बीच साथियों, इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर खींची गई है लाइन, ठीक। अब दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तीसरी बात करते हैं, सॉरी, तो तीसरी बात करते हैं तो इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, मध्य मतलब क्या होता है साथियों, बीच में, रेखा का मतलब लाइन होता है, जो कि आप जानते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई जो लाइन होती है साथियों, उस लाइन को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसी लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसी लाइन को कहा जाता है विषुवत रेखा भी कहा जाता है या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा आप सभी लोग, ये जो आप 0 डिग्री अक्षांश वाली लाइन देख रहे हैं ना, इसके आधे भाग को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके आधे भाग को कहा जाता है साथियों उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद, सॉरी उत्तरी अक्षांश कह दिया, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, इसके आधे भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और अगर आप देखते हैं तो इसके आधे भाग, देखिए ये यहां से एक लाइन जो गई है, इसके आधे भाग को कहा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो आधा भाग बचता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसके बाद के आधे भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो कई बार बहुत सारे छात्र सॉरी कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे छात्रों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध नहीं पता होता है। तो मैंने बता दिया है कि ये जो 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री के आधे भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है साथियों दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप देखते हैं तो विषुवत रेखा से हम क्या करते हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर लाइन खींचना शुरू कर देते हैं साथियों। और ऐसे खींचते हुए अगर आप देखते हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध तक कहां तक पहुंच जाते हैं, तो 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हम खींच लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध तक अगर आप देखते हैं तो हम कितनी लाइन खींच लेते हैं साथियों, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा खींच लेते हैं। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हम क्या करते हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर लाइन, सॉरी 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लाइन खींचते चले जाते हैं साथियों। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर आप देखते हैं तो 90 डिग्री हम अक्षांश रेखाओं को खींच लेते हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है, जो एक तरह से ऐसे खींची गई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, या जो एक तरह से पड़ी खींची गई जो लाइंस होती हैं साथियों, उन लाइंस को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं साथियों।
एक तो पहले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर पहला प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा आपको कहां पर मिलेगी साथियों। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा आपको कहां पर मिलेगी, समझिएगा। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री पर हमें कौन सी लाइन मिलेगी साथियों, उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा मिलेगी। देखिए ये जो 0 डिग्री है ना, यहां से अगर आप खींचते चले जाएंगे ना, तो आप जब 23.5 डिग्री पर जहां पर पहुंचेंगे वही आपकी कर्क रेखा मानी जाती है। कौन सी लाइन मानी जाती है साथियों, कर्क रेखा लाइन मानी जाती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, फिर उसके बाद मकर रेखा के बारे में पूछा जाता है कि मकर रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में यह रेखा मिलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह रेखा जो गुजरती है, इससे गुजरती है साथियों, तो 23.5 डिग्री से गुजरती है साथियों। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री यदि आप आते हैं तो आपको कौन सी रेखा मिल जाती है, तो मकर रेखा वाली मिल जाती है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं। जैसा कि बात करते हैं तो हमारा भारत कहां पर स्थित है, तो ये है कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा से अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा के बीचों बीच अगर आप देखते हैं तो हमारे मतलब हमारा भारत भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो जिससे भारत से भी कर्क रेखा होकर जाती है साथियों, भारत से भी कर्क रेखा होकर जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, और भारत से कर्क रेखा कितने राज्य से होकर जाती है, तो 8 राज्य से जाती है, जो कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलो मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न एक पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है साथियों। तो कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, तो कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं या रेखाओं की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं तो ये जो 0 डिग्री है ना, इससे हमने 90 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में खींचा साथियों, और इसी से अगर आप देखते हैं तो दक्षिण में हमने 90 डिग्री खींचा साथियों अक्षांश रेखा। और ये जो बीचों बीच एक खींची गई काल्पनिक रेखा है साथियों, जो 0 डिग्री वाली है, इसको भी एक लाइन मानेंगे तो टोटल में तो 1 डिग्री ये हो जाती है साथियों। अब इसको जोड़िए आप, 90 90 180 और 180 में एक जोड़ेंगे आप, तो टोटल कितना हो जाएगा साथियों, 181 डिग्री की बात करते हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है साथियों हमारे पृथ्वी पर, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए यहां पर मुझे देशांतर रेखा को अच्छे समझाना था, लेकिन मैंने सोचा कि देशांतर से पहले अक्षांश को बता दूंगा तो देशांतर रेखा को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी साथियों। ठीक है, इसलिए मैंने देशांतर अक्षांश रेखा को थोड़ा ज्यादा समझाने का प्रयास किया। चलिए अब हम देशांतर रेखा को भी समझ लेते हैं, या देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं साथियों जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। जैसे अगर आप देखते हैं तो एक कौन सा ध्रुव है, उत्तर ध्रुव, एक कौन सा ध्रुव है साथियों, दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं। तो एक ध्रुव से शुरू होकर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, मतलब उत्तर ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक मिलने वाली जो रेखा होती है उसे कहा जाता है देशांतर रेखा कहा जाता है। अब एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं साथियों तो इसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा रेखाएं हैं। अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि बात करते हैं साथियों, जैसा कि बात करते हैं, ये जो आप देशांतर रेखा देख रहे हैं ना, एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर आ रही है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। एक तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात समझिएगा। देखिए जिस तरह से मैंने क्या किया था कि पृथ्वी को बनाकर मैंने बीचों बीच एक लाइन खींचा था, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध साथियों। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो इसके जो बीचों बीच खींची गई जो लाइन है, इसके बाद के आधे लाइन को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसे कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध। और अगर आप देखते हैं तो इसी लाइन से अगर आप देखेंगे तो इसके आधे वाले भाग को कहा जाएगा पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी गोलार्ध किसे कहा जाता है, पश्चिमी गोलार्ध किसे कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना साथियों, उसके आधे भाग को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध,
और उसके आधे भाग को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और कई बार इसे समझने मतलब कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें समझने के लिए यूज करना होता है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा से अलग जगह बना के समझाता हूं तो आप लोग समझ में आ जाएगा और अच्छे से। कहीं ज्यादा दूर नहीं बनाऊंगा, यही बना देता हूं। देखिए समझिएगा आप लोग मेरे प्रिय साथियों, ये है, अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी है। अब आप समझ गए हैं, ये देखिए हमने देशांतर रेखा को खींचा। ठीक है, एक ध्रुव से शुरू होकर अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे ध्रुव तक मिल रही हैं। ये जो सभी लाइंस हैं साथियों, इन सभी लाइंस को बोला जाता है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं साथियों। अच्छा अब यहां समझिएगा, यहां आप लोग समझिएगा, जैसा कि बात करते हैं साथियों, यहां पर आप लोग समझिएगा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां ऐसे ऐसे जो खींची गई सभी लाइन से साथियों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे आप खींचते चले आएंगे तो इधर आप कितना खींच लेंगे, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींचेंगे। इसे कितनी लाइन खींच लिया आपने, पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसे क्या कहा जाता है, इधर आप 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे तो पूर्व में अगर आप खींचेंगे साथियों तो 180 डिग्री देशांतर रेखा खींचेंगे और पूर्व में खींचने की वजह से इसे क्या कहा जाएगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाएगा। और पश्चिम में यदि आप 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचते चले आएंगे साथियों तो यहां पर भी आप 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा खींचेंगे। तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा खींचेंगे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने भारत के बारे में बता देता हूं। देखिए ऐसे ही अगर आप चलते चले आएंगे तो ऐसे चले आएंगे तो ऐसे खींचते चलेंगे तो हमारा भारत भी यहीं पर मिल जाएगा साथियों। ये देखिए हमारा भारत भी है और ऐसे खींचते चले आएंगे तो भारत की मानक समय रेखा भी आपको मिलेगी 82.5 डिग्री पर साथियों। ठीक है, कितने डिग्री पर, तो 82.5 डिग्री पर अगर आप देखते हैं तो हमारे भारत की मानक समय रेखा भी मिलेगी। अब ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। कुल देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुल देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में हमने खींचा, अब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमने लाइन खींच लिया साथियों, यानी पूर्व में 180 डिग्री देशांतर रेखा खींचा। देखे पश्चिम में 180 डिग्री हमने पश्चिमी देशांतर खींचा और पूर्व में अगर आप देखते हैं तो 180 डिग्री हमने पूर्व में देशांतर रेखा खींचा। अब टोटल मिलाकर कितनी देशांतर रेखा हो गई साथियों, तो 360 देशांतर रेखा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्जामिनेशन में या आपसे कोई पूछता है कि कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखा है हमारी पृथ्वी पर, आप सभी लोग बताएंगे 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो 181 डिग्री अक्षांश रेखा बताएंगे आप लोग। ठीक है, अब इसको समझिएगा। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ना, वो क्या करती है कि अपने अक्ष पर मतलब एक ही जगह पर रुककर क्या करती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है साथियों। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है, 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर को कंप्लीट करती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात की प्रक्रिया पूरी होती है साथियों। तो दिन और रात की प्रक्रिया को पूरा होने में कुल कितना समय लगता है साथियों, तो 24 घंटे का समय लगता है। अच्छा हमारी पृथ्वी दिन और रात की प्रक्रिया जो पूरा करेगी साथियों, वो कितने डिग्री घूमेगी 24 घंटे में, तो 360 डिग्री घूमेगी। अब इसको समझिएगा। देखिए अब जैसे कि बात करते हैं 24 घंटे इज इक्वल टू 360 डिग्री की बात करते हैं साथियों। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी को अगर 1 घंटे घूमना हो तो महोदय, 1 घंटे हमारी पृथ्वी को घूमना हो तो कितना समय लेगी, तो 360/24 करना पड़ेगा। तो हमारी पृथ्वी क्या करेगी कि अगर आप देखते हैं तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है भैया, तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, 15 डिग्री घूम रही है। कितने डिग्री घूम रही है, तो 15 डिग्री घूम रही है। अब इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा भैया। ये देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आप देख रहे हैं ना, यहां पर अब समझिएगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहां पर 12 बजे खड़ा है। देखिए एक और बात मैं बताऊंगा,
जो व्यक्ति यहां से इधर जाएगा उसका समय बढ़ेगा और जो व्यक्ति यहां से इधर जाएगा उसका समय घटेगा साथियों। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 12 बजे यहां पर खड़ा है 0 डिग्री देशांतर पर, और वो क्या करता है कि 15 डिग्री इधर चला जाता है या 1 घंटे चला जाता है साथियों। तो 15 डिग्री इधर जाता है साथियों या 1 घंटे जाता है, तो इसका मतलब कितने बज जाएंगे 15 डिग्री पर, तो 1 बज जाएंगे। तो कोई व्यक्ति 0 डिग्री से अगर वो क्या करता है 15 डिग्री जाता है या 1 घंटे जाता है, तो साथियों देखो अगर 1 घंटे जाता है इसका मतलब वो 15 डिग्री गया, तो यानी कि जब वो 15 डिग्री पर पहुंचेगा तो घड़ी में कितने बजे होंगे साथियों, तो 1 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, तो 1 बजे होंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा। यहां मैंने आप लोगों को समझाया कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, 1 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, 15 डिग्री घूम रही है साथियों। कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री। अब हम एक बात कर लेते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमना हो तो कुल कितना समय देना पड़ेगा साथियों, तो समझिएगा इसको। देखिए अब यहां पर 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है साथियों, 60 मिनट होता है। कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है साथियों। अब हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट बटे 15 करना पड़ेगा। 15 चौको 60 यानी कि 4 मिनट। यानी कि हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है साथियों, ध्यान रखिएगा, हमारी पृथ्वी क्या करती है कि 1 डिग्री जब घूमती है, कितने डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है, तो उसे कितना समय देना पड़ता है, तो 4 मिनट का समय देना पड़ता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए जब भी कोई कहता है कि मैं पूर्व की ओर क्या कर रहा हूं, 10 डिग्री घूमा, 15 डिग्री घूमा, 20 डिग्री घूमा, तो कुछ नहीं करना है, 4 मिनट से उससे गुणा कर देना है। कितने मिनट से गुणा कर देना है, 4 मिनट से। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने क्या किया कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर मैंने क्या किया कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो 30 डिग्री मैं घूमा। कितने डिग्री घूमा उसने, उसने बोला कि भाई मैं 30 डिग्री पूर्व की तरफ गया हूं। अब 4 मिनट से गुणा कर दीजिए, 4 मिनट, 4 इंटू 30 डिग्री करिए। तो जब आप 4 इंटू 30 डिग्री कर, सॉरी 30 डिग्री इंटू 4 मिनट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 मिनट हो जाएगा। यानी कि अब देखिए 120, 60 मिनट में 1 घंटा, तो दूसरा 60 मिनट का मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा उधर हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति क्या किया, जब 30 डिग्री गया तो वो कितने घंटे गया साथियों, तो 2 घंटे गया। अर्थात कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 12 बजे खड़ा है और वो 30 डिग्री जाता है, तो यानी कि 2 बजे 2 घंटे आगे जा चुका है साथियों। कितने घंटे आगे जा चुका है, तो 2 घंटे आगे जा चुका है। यानी कि 2 बजे होंगे यहाँ पर 30 डिग्री पर। कितने बजे होंगे, तो 2 बजे होंगे साथियों। इस बात को याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जिस तरह से अगर आप देखिए सॉरी जैसे कि बात करते हैं समय को डिसाइड करने के लिए क्या किया गया कि लंदन के ग्रीनविच से क्या किया गया, एक लाइन खींची गई साथियों, जिसे एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना गया साथियों। ठीक है, और वहीं से डिसाइड किया गया कि समय का क्या मतलब सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसी तरह उसको लेकर हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में भी एक तरह से खींचा गया। और कितने डिग्री पर भारत की मानक समय रेखा को माना गया साथियों, तो भारत की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री को माना गया भारत के मानक समय रेखा को। देखिए समझिएगा, ये है 82.5 डिग्री की बात करते हैं जो कि भारत की मानक समय रेखा है साथियों, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रही है, मिर्जापुर से गुजर रही है साथियों। ठीक है, कितने राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 5 राज्य से होकर गुजर रही है। अब देखिए क्वेश्चन में समझिएगा आप लोग, यहाँ मेन है क्वेश्चन भैया। कहा जा रहा है कि गुजरात में क्या है, गांधीनगर है। गुजरात के गांधीनगर की बात करते हैं तो ये 72 डिग्री क्या है, 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। इसकी बड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। अब ये है कि थोड़ा सा 72 डिग्री ये है गुजरात की बात करते हैं, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो गांधीनगर भी है साथियों, तो 72 डिग्री इधर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कार्यालय की बात कर लेते हैं भैया। दूसरा कौन सा, पटना की बात करते हैं। तो पटना का जो है वो एक तरह से कितना डिग्री है, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। पटना की बात करते हैं, पटना का कार्यालय।
अब अगर आप देखते हैं तो पटना यहाँ पर है, लेकिन हम उसी मैप में देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, अब अगर आप देखते हैं तो बिहार यहाँ पर है, तो यहीं पर पटना होगा साथियों, तो 85 डिग्री पर यहाँ। अब आप देख रहे हैं कि पटना जो है हमारे 82.5 डिग्री से आगे है, हमारे 82.5 डिग्री से आगे है, 85 डिग्री पर है। और जो गुजरात की गांधीनगर है उसकी बात करते हैं तो वो पीछे है साथियों। ठीक है, अब इसको समझिएगा आप लोग। ठीक, अब इसको समझिएगा, ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन पर हम फिर आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार या केंद्र सरकार की बात करते हैं तो इसके कार्यालयों को खुलने का जो समय है साथियों वो 9 बजे है, यानी कि 9 AM पर है। और जहां पर अगर आप देखते हैं तो 2 कार्यालय है, एक कार्यालय है गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर के नजदीक है साथियों, 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पटना के नजदीक जो है 85 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करते हैं साथियों, ये पटना के नजदीक कार्यालय है। ये दोनों कार्यालयों का खुलने का समय क्या है, अब इसको समझिएगा, बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। इतनी सारी बातें समझाया इसलिए ताकि आपको समझ में जल्दी आए। देखो समझिएगा आप लोग। देखिए, हमारा जो मानक समय रेखा कितना है साथियों, हमारी मानक समय रेखा कितनी है, तो भारत का जो IST है वो 82.5 डिग्री है। और जो गांधीनगर की बात करते हैं तो हम क्या गांधीनगर जो है हमसे पीछे है साथियों, आप लोगों को मैंने दिखाया गांधीनगर पीछे है 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो 82.5 डिग्री से माइनस करेंगे, यानी कि 82.5 डिग्री से 72 डिग्री 45 मिनट का अंतर निकालेंगे। और ये जब अंतर निकालेंगे तो कितने कितने का अंतर निकलेगा साथियों, तो 9 डिग्री 45 मिनट का एक अंतर निकलेगा साथियों। अब आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो उसे 4 मिनट का समय देना पड़ता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, याद करिए। ये देखिए, हमारी पृथ्वी को 4 मिनट घूमने में, सॉरी 1 डिग्री घूमने में कितना समय देना पड़ता है, ये देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होता है साथियों, तो 4 मिनट होता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा आप सभी लोग। तो जो हमारा अंतर निकला, देखिए हमारा अंतर निकला कितना, 9 डिग्री 45 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 9 डिग्री 45 मिनट इंटू 4 मिनट करेंगे तो हमें कितना मिनट मिल जाएगा साथियों, 39 मिनट की बात करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो गांधीनगर से 39 मिनट जो है साथियों, मतलब जो हमारी भारत की मानक समय गांधीनगर, सॉरी, जो अगर आप देखते हैं तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो गांधीनगर की बात करते हैं तो वो उससे क्या है साथियों, पीछे है। क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था ना मैप में, तो वैसे भी अगर आप देखते हैं तो 39 मिनट क्या है, वो पीछे है साथियों। अब इसको समझिएगा, 9 बजे है, 9 बजे से हमें क्या करना है, 39 मिनट कम करना है साथियों। तो अगर हम इसको कम करेंगे तो 8:21, यानी कि 8 AM पर गुजरात का जो होगा, गांधीनगर का जो कार्यालय होगा वो 8:21 पर खुलेगा। कितने मिनट पर खुलेगा, 8:21 पर खुलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम पटना के बारे में जान लेते हैं साथियों। अब पटना को समझिएगा। देखिए पटना जो है ना, पटना का जो एक तरह से कार्यालय है वो 85 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे भारतीय मानक समय रेखा से क्या नाम है, कुछ डिग्री आगे है, मतलब कुछ डिग्री कहीं ना कहीं आगे है। और वहां पर आपने देखा था गुजरात वाले में क्या सीन था कि हमारे भारतीय मानक समय रेखा से क्या था साथियों, पीछे था। ये देखिए, एक मिनट, एक देखिए, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या हमारे भारतीय मानक समय रेखा की, सॉरी, भारतीय मानक समय की रेखा से पीछे था साथियों। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। और यहां पर यदि आप देखते हैं तो 85 डिग्री पर स्थित है, कितने डिग्री पर स्थित है, तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कि पटना का जो देशांतर मतलब देशांतरी 85 डिग्री देशांतर पर कार्यालय है वो क्या है, हमारे 82 डिग्री से क्या है साथियों, आगे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 85 डिग्री है ना, 85 डिग्री से हमें क्या करना पड़ेगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा साथियों। ये देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। रुको दिखाता हूं भैया। ये देखिए हमने क्या किया, 85 डिग्री से क्या किया, 82.5 डिग्री को हमने घटाया, तो कुल मिलाकर हमें कितने डिग्री का अंतर मिला, तो 2 डिग्री 30 मिनट का अंतर मिला। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 डिग्री 30 मिनट का हम 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 10 मिनट हमें मिलेगा। और हम जो हमारे जो था एक तरह से समय,
अगर देखा जाए तो हम 82.5 डिग्री से, यानी कि पटना का जो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो पटना से पीछे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जब 10 मिनट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 बजे में 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा। और 10 मिनट जब हमने जोड़ा तो 9:10 की बात करते हैं। और आपने देखा था वहां पर 39 मिनट हमें घटाना पड़ा साथियों, क्योंकि हमारा जो गांधीनगर वाला कार्यालय था वो क्या था, हमारे जो मतलब भारतीय मानक समय रेखा उससे पीछे है साथियों। पीछे की वजह से हमें घटाना पड़ा और आगे की वजह से हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, जब भारतीय मानक समय रेखा से कोई देशांतर, एक तरह से कोई डिग्री पर जो देशांतर की बात करेगा, अगर पीछे रहेगा तो घटाना पड़ेगा, आगे रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं टोटल मिलाकर जो आंसर बनता है महोदय, वो बनता है 8 डिग्री 21 मिनट AM पर। अगर आप देखते हैं तो गांधीनगर का कार्यालय खुलेगा। गांधीनगर मतलब हो जाता है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का कार्यालय इतने बजे खुलेगा। और 9:10 पर अगर आप देखते हैं तो पटना का कार्यालय खुलेगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा। ये इनका स्थानीय मान होगा, भूलिएगा नहीं, ये इनका स्थानीय मान होगा। देखिए, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा ऐसे प्रश्न को करने में, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस बात यह है कि अगर आपको आता रहेगा तब। जैसे क्या होता है कि आपको आता नहीं है, मैंने यहाँ पर समय इतना ज्यादा क्यों लिया, उसके पीछे का मूल कारण ये है साथियों, समय मैंने इसलिए ज्यादा लिया क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर समय लिया। चलिए, आज ये 2 ही प्रश्न में क्या हुआ, इतना ज्यादा समय लग गया। बाकी हम देखेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। एडुसेट से क्या अभिप्राय है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक ग्रह है। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में पाया जाता है। नहीं, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आप सभी लोगों को जो समझाया वो सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं कल अपने दूसरे क्लास पर। ठीक है, मैं लाइव भी बहुत जल्द आने वाला हूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्द मैं लाइव भी क्लास दूंगा आप लोगों को। तो साथियों, आप लोगों को क्लास यहाँ कैसे लगी, जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि आपको नहीं आता, इसलिए समय लगा। अगर मुझे करना होता तो मैं जल्दी करके चला जाता, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। और ये मत सोचिए, इसमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें तो आता है तो उन्हें तो थोड़ा लगा होगा भाई इतना फालतू बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा उन्हें मजा आ गया होगा। देखते हैं आप सभी लोगों की राय को। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।